हेलो एवरीवन, नमस्ते। तो ये जो वीडियो है बेसिकली ये उन एस्पिरेंट्स के लिए है जो किसी भी टीचिंग जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आप यूपीएचसीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, या किसी भी स्टेट के असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, या आप यूजीसी नेट हिस्ट्री के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, या फिर आप यूपी पीजीटी टीजीटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो जहाँ पे आपको सोशल साइंस या हिस्ट्री के लिए प्रिपेयर करना है, तो ये वीडियो आपके लिए ही बनाई गई है। बेसिकली क्योंकि मैं नेट क्वालिफाइड हूँ तो मेरे पास नोट्स पड़े हैं जो मैंने बनाए थे उस टाइम पे अपने हिस्ट्री प्रिपरेशन के लिए। तो मैंने सोचा कि मैं उनसे रिलेटेड वीडियोस बनाती हूँ ताकि आप उन नोट्स को भी इस्तेमाल कर सको अपनी प्रिपरेशन के लिए। तो ये वीडियो वो है, ठीक है। तो ये वीडियो मैंने पॉलिटिकल डेवलपमेंट से शुरू करी है। अगर आपने मिडिएवल हिस्ट्री, अगर आपका जैसे कोड संख्या 30 है, यानी मिडिएवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री है आपके पास असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम के लिए, या फिर अगर आप यूजीसी नेट के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो, तो मिडिएवल हिस्ट्री में जो पहला यूनिट आता है वो होता है सोर्सेस का। तो मैंने सोर्सेस पे पहले वीडियो नहीं बनाई क्योंकि वो थोड़ा बोरिंग हो जाता है, इसलिए मैंने पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स पे वीडियो बनाई है। और आज की वीडियो सिर्फ और सिर्फ स्लेव डायनेस्टी के ऊपर है। एक एक टॉपिक कवर करना, जब आप किसी सब्जेक्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हो तो वो बहुत ही डिटेल में पढ़ाना पड़ता है। अगर यही चीज़ मैं जीएस प्रिपरेशन के लिए पढ़ाती तो मैं बहुत ही बिल्कुल ऊपर ही ऊपर से पढ़ा के आपको छोड़ देती, पर क्योंकि ये उन लोगों के लिए है जिनका सब्जेक्ट ही हिस्ट्री है, इसीलिए ये वीडियो थोड़ी लंबी है, क्योंकि मैंने पूरे डिटेल में इंफॉर्मेशन दी है आपको स्लेव डायनेस्टी के बारे में। तो ये थी पहली बात कि ये टीचिंग जॉब्स के लिए है ये वीडियो, पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स। दूसरी बात ये कि अगर आपको पीडीएफ इस वीडियो का डाउनलोड करना है तो आप टेलीग्राम चैनल पे जाके उसको सब्सक्राइब करके वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगी, और या फिर मैं पीडीएफ इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डालूंगी, आप वहाँ जाके भी इसे डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तीसरी बात ये कि अगर आप जीएस की प्रिपरेशन कर रहे हो यूजीसी नेट के लिए या फिर यूपीएचसीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, तो आप मेरी बनाई हुई टेस्ट सीरीज़ को भी अवेल कर सकते हो। अगर आपको मुझ पर भरोसा नहीं है तो आप आगे जो मैं पढ़ाने वाली हूँ उस वीडियो को देखो, तो आपको पता चलेगा कि मैं कैसे पढ़ाती हूँ, और आपको थोड़ा आइडिया लगेगा कि मैं किस प्रकार के क्वेश्चंस पुट अप कर सकती हूँ, क्योंकि मैं वीडियो के दौरान बहुत सारे क्वेश्चंस पूछती हूँ। तो आपको ये वीडियो देखना बहुत ज़्यादा अनिवार्य है, बल्कि ये रिक्वेस्ट है मेरी, आप ज़रूर देखो, आपको फ़ायदा होगा, है ना। टाइम तो आपके पास बहुत है, पर अगर आप यही टाइम पढ़ाई में इस्तेमाल करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, है ना। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मुझे कहनी थी, और अब मैं वीडियो शुरू करना चाहती हूँ। तो आइए चलिए पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स के पार्ट 1 पे चलते हैं। तो अब हम लोग बात कर रहे हैं पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स के पार्ट 1 की। तो एक बैकग्राउंड देने के लिए मैं बता देती हूँ। बेसिकली महमूद ऑफ गज़नी, जिनको आप जानते हो कि उन्होंने 17 बार इंडिया पे रेड करा, पर उन्होंने कभी भी अपना पॉलिटिकल एम्पायर खड़ा नहीं किया। उनकी डेथ हो गई थी 1030 में, ये हम जानते हैं। उनके पास जो मेन टेरिटरीज़ थी वो थी खुरासान और ट्रांसॉक्सियाना, ठीक है। तो ये दोनों टेरिटरीज़ इनके पास थी, पर इनकी मृत्यु के बाद इनकी जो जितनी भी टेरिटरीज़ थी वो पहले एनेक्स कर दी थी सेल्जुक्स ने, ठीक है। सेल्जुक्स एक बहुत ही छोटी सी डायनेस्टी थी, ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं थी। और सेल्जुक्स के बाद यानी कि 12th सेंचुरी जब शुरू हुई, उसके अराउंड 2 पावर्स खड़ी हो गई सेंट्रल एशिया में, ठीक है। सेंट्रल एशिया आप जानते हो कौन सी कंट्रीज़ हैं, हम जानते हैं अफ़गानिस्तान इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये 2 डायनेस्टीज़ खड़ी हो गई सेंट्रल एशिया में, एक थी ख्वारिज़्म और दूसरी थी घुरिड्स, ठीक है। जो ख्वारिज़्म एम्पायर था वो बेसिकली सेंटर्ड था अराउंड ईरान, ठीक है। ईरान हम जानते हैं इंडिया का बहुत ही इम्पॉर्टेंट एलाय है आज के टाइम पर। और दूसरी जो डायनेस्टी थी वो थी घुरिड्स, और इनका जो सेंटर था वो था नॉर्थ वेस्ट अफ़गानिस्तान। नाउ क्या हुआ कि घुरिड्स में जो सबसे इम्पॉर्टेंट रूलर जिन्होंने सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथन किया घुरिड्स की पावर को, वो थी सुल्तान अलाउद्दीन, ठीक है। सुल्तान अलाउद्दीन को फेमसली जहान सोस भी कहते हैं। जहान सोस का मतलब होता है द वर्ल्ड बर्नर। द वर्ल्ड बर्नर इससे बोलते हैं क्योंकि इनको गज़नी को इन्होंने बुरी तरह से जला के खाक में मिटा दिया था। तो ये तो इनकी पहले के राजाओं की और पहले के लीडर्स की बहुत कॉमन सी बात होती थी। तो उन्होंने जहान सोस इनको बोला गया था क्योंकि इन्होंने गज़नी को बुरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था।
तो इनके बारे में आपको याद रखना है कि अगर आपसे पूछा जाए हु वाज अवॉर्डेड द टाइटल जहान सोज, तो उसका नाम हो जाएगा सुल्तान अलाउद्दीन। अब क्वेश्चन से मुझे याद आया कि इस वीडियो के एंड में मैं स्लेव डायनेस्टी से रिलेटेड आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी और आप उसके जवाब कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। मैं ऐसा इसलिए करती हूँ ताकि आपका रिवीजन होता रहे। तो अब क्या हुआ कि जो घुरिड्स थे वो चाहते थे कि वो सेंट्रल इंडिया में अपना वर्चस्व स्थापित करें, अपने आप को बहुत ज़्यादा पावरफुल करना चाहते थे। पर क्योंकि जो ख्वारिज़्म थे वो इतने ज़्यादा पावरफुल हो गए थे सेंट्रल एशिया में कि जो घुरिड्स थे वो अपने आप को सेंट्रल एशिया में बढ़ा नहीं पा रहे थे, अपने आप को एक्सपैंड नहीं कर पा रहे थे। दूसरी बात ये जो खुरासान जो था, जो बोन ऑफ कंटेंशन था बिटवीन ख्वारिज़्म एंड घुरिड्स, दोनों ही चाहते थे कि खुरासान इनमें से किसी एक को मिले, पर ख्वारिज़्म सक्सेसफुल हो गया खुरासान को कॉन्कर करने में, और इस वजह से घुरिड्स के पास अब कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि वो सेंट्रल एशिया की तरफ तो जा नहीं सकते थे, इसलिए अब उनके पास सिर्फ एकमात्र रास्ता था, वो था इंडिया में आना। ठीक है, अब वो इंडिया में आके इंडिया को प्लंडर करके इंडिया की वेल्थ को लेना चाहते थे। फिर अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट रूलर घुरिड्स में आए वो थे मोहम्मद घोरी। मोहम्मद घोरी आप जानते हो बहुत ही फेमस हैं, और इन्हीं को बोलते हैं द रियल फाउंडर ऑफ मुस्लिम रूल इन इंडिया। तो पहले हमने जो पहला एमसीक्यू पढ़ा वो क्या था? पहला एमसीक्यू हमने पढ़ा जहान सोज के बारे में, कि अगर आपसे कोई पूछे कि जहान सोज कौन है तो वो थे ऑफकोर्स सुल्तान अलाउद्दीन, जो कि घुरिद बहुत ही फेमस थे। और दूसरा अगर आपसे पूछा जाए कि रियल फाउंडर ऑफ मुस्लिम एम्पायर इंडिया के कौन थे, तो उसका हो जाएगा मोहम्मद घोरी। मोहम्मद घोरी को अलग अलग नामों से जानते हैं, जैसे कि मुइज़ुद्दीन मोहम्मद बिन साम या फिर शिहाबुद्दीन मोहम्मद घोरी या मोहम्मद उफ घुर, कोई भी नाम उनके लिए लिया जाए तो आपको उसी को करेक्ट आंसर वो करना है, मार्क करना है। पर इसके अलावा और भी लोग थे, जैसे कि आपको पूछा जाए कि रियल फाउंडर कोई और क्यों नहीं था, जैसे फॉर एग्जांपल मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम इंडिया के फर्स्ट मुस्लिम इन्वेडर थे। ठीक है, पहले मुस्लिम थे जिन्होंने इंडिया पे आके इन्वेड किया था, और ये साल था 712 AD। पर इनको रियल फाउंडर इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि ये यहाँ पे एक मुस्लिम एम्पायर इस्टेब्लिश नहीं कर पाए। इनकी प्री मेच्योर डेथ हो गई थी, मतलब ये बहुत ही जल्दी इनकी मृत्यु हो गई थी, इसलिए यहाँ पे ये कोई एम्पायर इस्टेब्लिश नहीं कर पाए। महमूद ऑफ गजनी को भी देखा जाए तो इनको भी रियल फाउंडर नहीं बोल सकते। इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि इन्होंने सिर्फ इंडिया को रेड करने का काम किया। ठीक है, इन्होंने कभी भी अपना मुस्लिम एम्पायर इस्टेब्लिश नहीं किया, इन्होंने कभी भी किसी एरिया को अपने अंडर नहीं लिया। इन्होंने जो एरिया सिर्फ अपने अंडर लिया था वो था पंजाब। पंजाब के अलावा इन्होंने पूरे इंडिया में कोई भी टेरिटरी अपने अंडर नहीं ली, इसलिए महमूद ऑफ गजनी को भी हम रियल फाउंडर ऑफ मुस्लिम एम्पायर इन इंडिया नहीं बोल सकते। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं कि मोहम्मद घोरी ने क्या किया। बेसिक मोहम्मद घोरी ने 1173 AD में सबसे पहले इन्होंने गजनी पे अपना कंट्रोल इस्टेब्लिश किया। इन्होंने गजनी को कॉन्कर किया। ठीक है, और वो उसकी थ्रोन पे चढ़ गए, उसकी थ्रोन पे जाके बैठ गए। उन्होंने कह दिया कि अब ये सीन मेरा है। ठीक है, उसके बाद जो उन्होंने दूसरी जगह थी वो थी 1175 AD। इन्होंने यहाँ पे आए ये मुल्तान और उच्च में। ठीक है, तो ये मुल्तान और उच्च को इन्होंने कॉन्कर कर लिया, और ये आए थे गोमल पास से। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, पासेस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बेसिकली क्या होता था कि माउंटेन्स, आप जानते हो माउंटेन्स में इधर से उधर जाना बहुत ही मुश्किल होता है। तो जो रिवर्स होती हैं जो माउंटेन से फ्लो करती हैं वो क्या करती हैं, माउंटेन्स को काट देती हैं और काट के एक रास्ता बना देती हैं। तो वो जो रास्ता होता है उसको पास बोलते हैं। ठीक है, तो पहले के जो राजा होते थे वो माउंटेन्स तो क्लाइंब करके नहीं आ पाते थे, वो लोग पासेस ढूंढते थे कि कोई ऐसा रास्ता मिल जाए जहाँ से वो ईजीली इधर से उधर जा सकें। तो गोमल पास एक ऐसा रास्ता था जहाँ से उन्होंने मुल्तान और उच्च को उन्होंने कॉन्कर किया। मोहम्मद घोरी की बात कर रही हूँ। जो तीसरा है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है 1178। ठीक है, इस साल में बेसिकली क्या हुआ कि मोहम्मद घोरी ने गुजरात पर अटैक किया, और गुजरात पर उस टाइम पर रूल कर रहे थे मूलराज सेकंड। मूलराज सेकंड बेसिकली एक चालुक्यन रूलर थे। ठीक है, मेरी यहाँ पे राइटिंग अच्छी नहीं आ रही है पर कोई बात नहीं, आपको समझ में आ रहा होगा। आपको ये तीसरा MCQ है जो आपको याद रखना है, वो है 1178 पे इन्होंने गुजरात पे अटैक किया था, और गुजरात पे उस टाइम रूल कर रहे थे चालुक्य के किंग मूलराज सेकंड। पर मोहम्मद घोरी को यहाँ पे बुरी तरीके से हार झेलनी पड़ी क्योंकि मूलराज सेकंड ने इन्होंने हरा दिया। ये बैटल हुई थी माउंट आबू के अराउंड।
ठीक है। तो यहाँ पे मोहम्मद गोरी को मूलराज सेकंड ने हरा दिया था और इसीलिए मोहम्मद गोरी को अब अटैक करना पड़ा पंजाब पे, और पंजाब पर उन्होंने अटैक किया 1180 में। वो यहाँ पे गए थे खैबर पास से। अभी मैंने आपको पासेस की पूरी कहानी सुनाई कि पास क्या होते हैं। तो 1180 में ये लोग खैबर पास के थ्रू पंजाब गए, उन्होंने कॉन्कर किया पेशावर, लाहौर, सियालकोट, जितने भी पंजाब में इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं उसको उन्होंने कॉन्कर किया, और फाइनली 1182 में इन्होंने पूरा का पूरा सिंध अपने कंट्रोल में ले लिया। ठीक है, तो ये बेसिकली इंपॉर्टेंट बैटल्स थी मोहम्मद घोरी की। आपको 3 अभी तक MCQs मैंने बता दिए हैं। एक तो जहान सोज आपको याद रखना है, एक आपको याद रखना है कि मोहम्मद बिन कासिम यहाँ पे 712 AD में आए थे। रियल फाउंडर कौन है मुस्लिम रूल का इंडिया में, ये मोहम्मद घोरी है, ये आपको याद रखना है। 1178 में आपको याद रखना है कि मूलराज सेकंड जो कि एक चालुक्यन रूलर थे, उन्होंने मोहम्मद घोरी को बुरी तरह से हरा दिया था। अब इस टाइम पे जब मोहम्मद गोरी मुल्तान और उच्च पे लड़ाई कर रहे थे, उस टाइम पे इंडियन सीन पे एक राजपूत रूलर आए जो कि बहुत ही फेमस हुए। इनके ऊपर बहुत सारी मूवीज़ और सीरीज़, ऑफ कोर्स TV सीरीज़ भी बन चुकी हैं। तो ये थे पृथ्वीराज थर्ड। ये नेक्स्ट MCQ है। अगर आपसे पूछा जाए कि पृथ्वीराज चौहान कौन से नंबर के थे, ठीक है, तो वो थे पृथ्वीराज थर्ड। ओके, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है ताकि आप कंफ्यूज हो जाए। तो आपको याद रखना है कि पृथ्वीराज थर्ड इस टाइम पे सीन पर आए थे। ये सिर्फ 14 साल की उम्र में ही अजमेर की गद्दी पर बैठ गए थे। ठीक है, पृथ्वीराज थर्ड के करियर की कुछ इंपॉर्टेंट बैटल्स हैं और उसमें से एक है बैटल ऑफ महोबा। और ये बैटल ऑफ महोबा जो है ये जब पृथ्वीराज थर्ड ने बुंदेलखंड पर अटैक किया था। बुंदेलखंड आप जानते हो यूपी और MP के बीच की जितना भी एरिया है उसे बुंदेलखंड बोलते हैं। तो बैटल ऑफ महोबा में पृथ्वीराज चौहान ने बुंदेलखंड पर अटैक किया था और उन्होंने चांडेल को हरा दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे चांडेल्स की हार हुई थी। और अगर आपसे पूछा जाए, ये अगेन एक अलग MCQ आ सकता है कि बैटल ऑफ महोबा किस किस के बीच में हुआ था, तो आपको पता होना चाहिए कि ये चांडेल और पृथ्वीराज थर्ड के बीच में हुआ था। अब क्या हुआ कि पृथ्वीराज बहुत ज़्यादा फेमस हो गए थे, वो अपने राजपूतों के बीच में बहुत ही ज़्यादा चर्चित पर्सनैलिटी थे। और जो दूसरे इंसान थे जो सीन में आ चुके थे वो ऑफकोर्स थे मोहम्मद घोरी, जो कि रियल फाउंडर ऑफ मुस्लिम एम्पायर है इंडिया के। अब यहाँ पे दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया क्योंकि उनको दोनों को ही चाहिए था ताराबिंद। ठीक है, ताराबिंद आज का भटिंडा है। दोनों ही ताराबिंद को अपने अंडर करना चाहते थे और इसी वजह से उनके बीच में हुई बैटल ऑफ तराइन। तो 1191 में बेसिकली हुई बैटल ऑफ ताराइन 1, जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को हरा दिया। उन्होंने बुरी तरीके से मोहम्मद गोरी को हरा दिया और इसमें जिन्होंने साथ दिया पृथ्वीराज थर्ड का वो थे स्कंद। ठीक है, तो स्कंद बेसिकली वो मिनिस्टर थे जिन्होंने पृथ्वीराज चौहान को इस बैटल में जिताया था। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट MCQ है कि पृथ्वीराज चौहान का कौन सा ऐसा मिनिस्टर था जिसके अंडर ये बैटल लड़ी गई पृथ्वीराज चौहान के द्वारा और उन्होंने ये बैटल जीती थी, जो कि बैटल ऑफ तराइन 1। ठीक है, फिर से पृथ्वीराज चौहान से गलती ही हो गई। अब पृथ्वीराज चौहान इतने ज़्यादा ब्रेव थे, उनके बारे में हमने बहुत सारी कहानियाँ सुनी हैं, स्पेशली जो उनके दोस्त ने कहानी लिखी थी, दोस्त थे उनके चांद बरदाई। आपने सुना होगा, जो लोग भी हिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं उनको पता होगा। चांद बरदाई ने अपने दोस्त के ऊपर लिखी थी पृथ्वीराज रासो। और ये कहानी तो बहुत ही ज़्यादा फेमस है कि अभी हम लोग आगे देखेंगे कि 1192 AD में जो सेकंड बैटल ऑफ तराइन हुई थी, वहाँ पे मोहम्मद घोरी ने पृथ्वीराज चौहान को बुरी तरह से हरा दिया था। इस बैटल में स्कंद जो थे, जिन्होंने फर्स्ट बैटल में पृथ्वीराज चौहान को जिताया था, वो इस बैटल में नहीं थे। पृथ्वीराज चौहान के पास आर्मी ज़्यादा थी, उनके पास सुपीरियर ऑर्गेनाइजेशन नहीं था, पर क्योंकि मोहम्मद घोरी की जो आर्मी थी वो ऑर्गेनाइज्ड बहुत अच्छी तरीके से, उनके पास स्किल बहुत अच्छा था। तो इवन दो न्यूमेरिकली जो पृथ्वीराज चौहान की आर्मी थी वो ज़्यादा बड़ी थी, पर 1192 की जो बैटल ऑफ तराइन सेकेंड थी उसमें मोहम्मद गोरी जीतने में कामयाब हो गए। गलती यहाँ पे पृथ्वीराज चौहान से ये हुई कि पृथ्वीराज चौहान ने जब फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन में इनको हरा दिया था मोहम्मद गोरी को, उन्होंने कोई अटेम्प्ट नहीं किया कि ये मोहम्मद गोरी को पूरी तरीके से वहाँ से बाहर निकाल दे, पंजाब से बिल्कुल उखाड़ के फेंक दें। इन्होंने सोचा कि बैटल में हार गए हैं तो उन्होंने टाइम दे दिया, उन्होंने
इसके ऊपर कोई कड़ा स्टेप नहीं उठाया, जिसकी वजह से मोहम्मद घोरी को टाइम मिल गया कि वो अपना पैर यहाँ पे जमा सकें। उन्होंने अपनी आर्मी को और भी ज़्यादा ट्रेन किया, और भी ज़्यादा ऑर्गेनाइज़ किया, और जो नेक्स्ट बैटल हुई उसमें उन्होंने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। तो अब जो मैं स्टोरी आपको सुना रही थी वो ये थी कि चांद बरदाई की स्टोरी आपने सुनी होगी, जिन्होंने पृथ्वीराज रासो लिखी है। उसमें वो स्टोरी लिखते हैं कि बैटल ऑफ तराइन 2 में जब मोहम्मद घोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा के उनको हिरासत में ले लिया, तो एक बार जब पृथ्वीराज चौहान उनके कोर्ट में आए थे, पृथ्वीराज चौहान को अंधा कर दिया गया था पनिशमेंट के तौर पर। तो चांद बरदाई ने एक ऐसी कविता पढ़ी थी कि उन्होंने कविता के थ्रू पृथ्वीराज चौहान को ये बता दिया कि मोहम्मद घोरी कौन सी डायरेक्शन में बैठे हैं, कितनी ऊंचाई पर बैठे हैं। तो इस तरीके से पृथ्वीराज चौहान, क्योंकि वो बिना अपनी आईसाइट यूज़ करे भी तीरबाजी कर सकते थे, इसलिए उन्होंने तीर चलाया। ऑल्दो मोहम्मद घोरी ज़िंदा बच गए थे, पर ये बहुत ही फेमस कहानी है जो हम लोग हिस्ट्री में सुनते हैं। ठीक है। तो अभी तक हमने जो इम्पोर्टेंट बैटल्स पढ़ी हैं, एक तो हमने बैटल ऑफ माहोबा देखी, एक हमने देखी कि मूलराज सेकंड से मोहम्मद घोरी हार गए थे बुरी तरह से, एक हमने देखी बैटल ऑफ तराइन 1, एक देखी हमने बैटल ऑफ तराइन 2। तो बैटल ऑफ तराइन 2 को ही बेसिकली ऐसी बैटल बोलते हैं जिसकी वजह से टर्किश रूल इंडिया में शुरू हुआ। ठीक है, टर्किश रूल इसलिए क्योंकि मोहम्मद घोरी टर्किश डिसेंडेंट थे, तो टर्किश रूल जो है वो बैटल ऑफ तराइन 2 से ही शुरू हुआ। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बैटल है वो लड़ी गई 1194 में, जब बैटल ऑफ तराइन 2 में पृथ्वीराज चौहान हार गए, तो 1194 में बैटल ऑफ चंदावर हुई। ठीक है, और ये बैटल थी कन्नौज को हासिल करने की। कन्नौज उस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिटी थी। अगर आपको याद हो, एक ट्राईपैराटाइट स्ट्रगल, जब हम मेडाइवल हिस्ट्री का शुरू करते हैं तो एक ट्राईपैराटाइट स्ट्रगल होती है बिटवीन पालाज, प्रतिहाराज और होती है राष्ट्रकूटों के बीच में, है ना। तो ये जो 3 जो पावर्स थी ये भी उस टाइम पे लड़ रही थी कन्नौज के लिए। सिमिलरली यहाँ पे भी जो बैटल ऑफ चंदावर हुई है कन्नौज के लिए हुई, और यहाँ पे जो हारे वो थे जयचंद, और जयचंद पिता थे संयोगिता की। और आपने पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता की प्रेम कथा के बारे में सुना होगा। तो ये सब कहानियाँ हैं जो उस टाइम पे बुक लिखी गई थी, उनके थ्रू हमें इसके बारे में मालूम पड़ा है। तो बेसिकली बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है पृथ्वीराज चौहान की। अगर आप चाहो तो पृथ्वीराज चौहान के ऊपर कोई मूवी या कोई भी जो भी जीवनी है उनकी वो पढ़ सकते हो। तो ये थी इम्पॉर्टेंट बैटल्स जो कि मोहम्मद घोरी से रिलेटेड थी। अब क्या हुआ कि मोहम्मद घोरी जो है ये गज़नी वापस लौट गए। ठीक है, बैटल ऑफ चंदावर के बाद ये गज़नी वापस लौट गए, और इनकी जगह इन्होंने जो चार्ज दिया वो दिया इन्होंने कुतुबुद्दीन ऐबक को। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने आते ही बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी। उन्होंने पूरी कोशिश करी कि वो राजस्थान को पूरे अपने अंडर कंट्रोल ले लें। एक जो इम्पॉर्टेंट बैटल थी उनकी वो थी गुजरात में। ठीक है, गुजरात बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हम गुजरात को मोहम्मद घोरी के टाइम पे भी देख सकते हैं 1178 में जब मूलराज सेकंड ने मोहम्मद घोरी को हरा दिया था। पर यहाँ पे क्या हुआ, ऐबक ने फिर से अनिलवाड़ा जो कि गुजरात में है 1197 पे इन्होंने यहाँ पे इन्वेट किया, और फिर ऐबक सक्सेसफुल हो गई भीम 2 को हराने में। तो ऐबक ने भीम 2 को यहाँ पे हराया। उसके बाद ऐबक ने बहुत सारी जगहों को कॉन्कर किया, जैसे उन्होंने बदायूं कॉन्कर किया, उन्होंने बनारस, चंदावर, कन्नौज, इन सब को उन्होंने कॉन्कर कर लिया। बुंदेलखंड को भी इन्होंने हथिया लिया, और 1203 में इन्होंने कलिंजर को भी हथिया लिया। महोबा, खजुराहो, ये सब इन्होंने हथिया लिए। पर एक जो जगह थी जिसमें मोहम्मद घोरी और ऐबक दोनों ने ही अटेम्प्ट ही नहीं किया कि वो उसको हथियाएं, वो जगह थी बंगाल और बिहार। ठीक है, बंगाल और बिहार आप जानते हो बिल्कुल ईस्टर्न मोस्ट एंड में है इंडियन लैंड मास के, तो वहाँ तक ये लोग पहुँचे ही नहीं थे। तो जो एक इंसान जिसने बंगाल और बिहार पे कॉन्कर करने की कोशिश की वो थी बख्तियार खिलजी। ठीक है, बख्तियार खिलजी एक बहुत ही अच्छे जनरल थे। उन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया था एक ऑर्डिनरी सोल्जर की तरह, पर धीरे धीरे जैसे उन्होंने अपना टैलेंट दिखाया उनको जागीर मिलती रही। आपको पता होगा पहले के राजा जो होते थे वो कैश नहीं दे देते, वो एक लैंड मास दे देते थे, और उनको मतलब उस लैंड मास को बोलते थे जागीर। तो उन जागीरों से जितना भी पैसा आता था, तो ये जो जिनके पास जागीर होती थी वो उस पैसे से अपना खर्चा चलाते थे। तो जो बख्तियार खिलजी थे इनको भी जागीर मिल गई थी अवध के राजा से। तो इस तरीके से
उन्होंने अपना करियर धीरे धीरे आगे बढ़ाया। तो बख्तियार खिलजी के दिमाग में पता नहीं क्या आया, उन्होंने सोचा कि अब मुझे अपना जो एम्पायर है वो और भी ज़्यादा एक्सटेंड करना है। तो इन्होंने फिर अटैक किया नालंदा और विक्रमशिला को। नालंदा और विक्रमशिला आप जानते हो बहुत ही इंपॉर्टेंट एजुकेशनल सेंटर्स थे उस टाइम पे। इन्होंने इसको भी अटैक किया। ये बंगाल और बिहार तक पहुंच गए और फिर बंगाल पे ये पहुंचे नादिया। ठीक है, नादिया एक सिटी थी, ये एक्चुअली कैपिटल थी सेन की। ठीक है, सेन बेसिकली सक्सेसर्स थे पालास के। अभी मैंने आपको बताया कि मिडाइवल हिस्ट्री जब हम शुरू करते हैं तो तीन जो डायनेस्टीज़ हैं उनके बीच में फाइट चल रही होती है कन्नौज के लिए, और वो तीन डायनेस्टीज़ थी पालास, प्रतिहारास और राष्ट्रकूटास। तो पालास के जो सक्सेसर्स थे, पालास के बाद जो राजा आए थे, जो डायनेस्टी आई थी, वो थे सेन। तो नाडिया में जब बख्तियार खिलजी ने अटैक किया तब जो डायनेस्टी रूल करी थी वो थी सेन डायनेस्टी, और उसमें जो राजा रूल कर रहा था उस राजा का नाम था लक्ष्मण सेन। ठीक है, तो नाडिया लक्ष्मण सेन की कैपिटल थी, और जैसे ही बख्तियार खिलजी ने वहाँ पे अटैक किया तो लक्ष्मण सेन डर गए। उनको लगा कि ये जो टर्क्स हैं उन्होंने एक सरप्राइज अटैक कर दिया है, तो लक्ष्मण सेन भाग गए वहाँ से। और बख्तियार खिलजी उनके पीछे पीछे उन्होंने नाडिया को डिस्ट्रॉय कर लिया और इन्होंने नाडिया को अपना कैपिटल बना दिया। नाडिया को नहीं, लखनौती को इन्होंने अपना कैपिटल बना दिया। ठीक है, बेसिकली उन्होंने जितना भी जो भी सिटीज़ जहाँ पे लक्ष्मण सेन थे उनको डिस्ट्रॉय कर दिया। तो अब क्या हुआ, जो बंगाल था, जैसे फॉर एग्जांपल ये बंगाल है, ये दो भागों में बट गया। एक था नॉर्थ बंगाल और एक था साउथ बंगाल। तो नॉर्थ बंगाल में ऑफकोर्स बख्तियार खिलजी थे और इन्होंने अपना कैपिटल बनाया लखनौती को, और साउथ बंगाल में थे लक्ष्मण सेन और इन्होंने अपना कैपिटल बनाया सोनारगांव को। तो आपको ये याद रखना है, अगर आपसे पूछा जाए कि लक्ष्मण सेन की कैपिटल बख्तियार खिलजी की फ़ाइट के बाद कौन सी बन गई थी, तो वो थी सोनारगांव बंगाल में, और बख्तियार खिलजी के कैपिटल बन गई थी लखनौती। ठीक है, बख्तियार खिलजी ने अब ये पूरा बंगाल को कॉन्कर करने के बाद उन्होंने सोचा कि अभी भी बस नहीं हुआ है, वो और भी ज़्यादा कॉन्कर करना चाहते थे। तो अब ये चल दिए तिब्बत की तरफ, और ये इनकी सबसे बड़ी गलती थी। तिब्बत की तरफ ये चल दिए, चाहते थे तिब्बत को भी वो अपने अंडर ले लिए, पर तिब्बत में वो जैसे ही पहुँचे उनका एक्सपीडिशन बुरी तरीके से फेल हो गया, वो उसे कॉन्कर नहीं कर पाए, और लास्ट में उनकी आर्मी के जो लोग थे वो इतने ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए कि उन्होंने अपने ही बॉस को यानी बख्तियार खिलजी को खुद ही मार दिया, उनका मर्डर कर दिया। तो इस तरीके से बख्तियार खिलजी जो बहुत ज़्यादा ग्रीड में आ गए थे कि मैं सब कुछ हथिया लूँगा, वो अपनी ही ग्रीड के मारे बाद में मारे गए। उसके बाद अब ये जो हमने पूरी कहानी सुनी, उसके बाद शुरू होती है कहानी स्लेव डायनेस्टी की। ठीक है, स्लेव डायनेस्टी हम देखेंगे कि स्लेव डायनेस्टी 1206 से 1290 तक भारत के सीन में उन्होंने राज किया, और इन्हीं से शुरू हुआ था दिल्ली सल्तनत। और ये हमारे पॉलिटिकल डेवलपमेंट का फर्स्ट पार्ट है। हम लोग दिल्ली सल्तनत में भी हम लोग स्लेव डायनेस्टी पढ़ रहे हैं, और स्लेव डायनेस्टी में जो रूल कर रहे थे वो थे इलबारी और मामलुक टर्क्स। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए कि इल्तुतमिश कौन था, तो इल्तुतमिश था इलबारी टर्क। अब आगे क्या हुआ, मोहम्मद घोरी तो सीन से चले गए, वो गजनी छोड़ गए थे, और फिर बाद में उनकी मृत्यु भी हो गई। मृत्यु हुई उनकी 1206 में। ठीक है, 1206 से ही शुरू हुई स्लेव डायनेस्टी, और स्लेव डायनेस्टी को एस्टैब्लिश किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, ये तो सभी लोग जानते हैं, तो ये दूसरा क्वेश्चन भी हो सकता है कि स्लेव डायनेस्टी को किसने एस्टैब्लिश किया था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक स्लेव डायनेस्टी को एस्टैब्लिश करे थे। तो बेसिकली क्या हुआ, मोहम्मद अफगोरी की मृत्यु के बाद जो पावर था वो टसल में चला गया, मतलब पावर टसल शुरू हो गया 3 लोगों में। ठीक है, क्योंकि वो एक स्लेव डायनेस्टी थी, तो मोहम्मद घोरी के कुछ बहुत ही ज़्यादा फेवरेट स्लेव्स थे, तो उनमें से जो 3 स्लेव्स थे उनके बीच में पावर के लिए फ़ाइट शुरू हो गई। तो वो ये 3 कौन थे, आप फिर से इसे ट्राई पैराडाइज स्ट्रगल ही बोल सकते हो। बेसिकली जो पहला इंसान था ऐबक, जिनके बारे में हम ऑफकोर्स अभी पढ़ेंगे क्योंकि हम स्लेव डायनेस्टी पढ़ रहे हैं। दूसरा था कबाचा, और तीसरे थे यालदूज। ठीक है, तो जो ऐबक थे उन्होंने अपना जो कैपिटल है ये लाहौर बना लिया, और ये लाहौर से ही अपने पूरे राज्य को कंट्रोल करते थे। ये बेसिकली सेंट्रल एशियन पॉलिटिक्स में बिल्कुल भी पढ़ना नहीं चाहते थे, क्योंकि सेंट्रल एशियन पॉलिटिक्स में इनको पता था कि यहाँ पे इनका कुछ होने वाला नहीं है, इसलिए ऐबक चाहते थे कि वो अपने इंडिया जो भी इंडियन लैंड मास है उसी के ऊपर ये रूल करते रहें। जो दूसरे इंसान थे वो थे कबाचा। कबाचा जो थे इनका सिंध बेसिकली सेंटर था कंट्रोल का, और जो
तीसरे इंसान थे वो थे तजुद्दीन यालदूज, ठीक है। ये थे नज़रुद्दीन कबाचा और ये थे तजुद्दीन यालदूज। तो ये जो यालदूज थे ये गज़नी से रूल कर रहे थे। तो गज़नी हम देख चुके हैं कि गज़नी से तो कहानी शुरू हुई थी। गज़नी थी वो जगह जहाँ पे महमूद ऑफ गज़नी रूल करते थे, जिन्होंने इंडिया पे 17 बार रेड भी किया और जो बाद में महमूद ऑफ घोरी के अंडर चला गया था। तो बेसिकली ये तजुद्दीन यालदूज गज़नी से रूल करे थे। तो ये जो तीनों लोग थे ये चाहते थे कि पूरा का पूरा जो टेरिटरी है ये इनके अंडर आ जाए, पर ये टसल चलता रहा। और बाद में हम देखेंगे कि ऐबक जो है वो इंडियन लैंड मास में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो अब हम कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में कुछ पॉइंट्स पढ़ने वाले हैं। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो बेसिकली थे ये इनको सुल्तान का टाइटल मिला था, ठीक है। सुल्तान का टाइटल इनको दिया था मोहम्मद ऑफ घोरी के नेफ्यू ने, ठीक है। मोहम्मद ऑफ घोरी के नेफ्यू थे सुल्तान घियासुद्दीन महमूद ऑफ घुर, ठीक है। ये नेफ्यू थे मोहम्मद घोरी के और इनको टाइटल मिला था सुल्तान का उन्हीं से, यानी कि सुल्तान घियासुद्दीन महमूद ऑफ घुर, ठीक है। महमूद ऑफ घुर ये नेफ्यू थे मोहम्मद घोरी के और इन्होंने टाइटल दिया था कुतुबुद्दीन ऐबक को सुल्तान का, और ये टाइटल इन्होंने मिला था 1206 में, ठीक है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने सिर्फ 4 साल राज किया, यानी कि 1206 से लेकर 1210 तक इन्होंने सिर्फ इतने ही 4 सालों के लिए राज किया। तो इन्होंने क्या किया, पहली बात तो ये कि उन्होंने अपना कैपिटल लाहौर बनाया। लाहौर इन्होंने इसलिए बनाया क्योंकि जो तजुद्दीन यालदूज हैं जो गज़नी पे रहते थे वो सोच रहे थे कि वो पंजाब को हथिया लेंगे। तो यालदूज के ये जो पंजाब वाले एम्बिशन थे उसको ख़राब करने के लिए कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर को अपना कैपिटल बनाया, ताकि अगर ऐसा कुछ भी फ्यूचर में होता है तो वो जल्दी से यालदूज को हरा सकें, ये वो चाहते थे। दूसरी बात जो ये है वो ऐबक ने बहुत सारे मैट्रिमोनियल अलायंसेस करी, यानी कि शादी के थ्रू। पहले तो ये बहुत ही कॉमन होता था, राजा जब चाहते थे तो वो मैट्रिमोनियल अलायंस कर लेते थे, मतलब आपस में ही एक दूसरे के परिवारों में शादी कर लेते थे, ताकि शादियों की वजह से उनकी जो पावर है वो स्ट्रॉन्ग हो जाए, या उनके बीच में अगर कोई खटपट चल रही है तो वो ख़त्म हो जाए कि भाई हमने तो शादी कर ली आपके परिवार में, अब हम दोस्त बन चुके हैं, हम तो समधी बन चुके हैं। तो पहले के लोग ऐसा करते थे। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने भी कुछ ऐसा ही किया। पहली बात तो ये कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी डॉटर की मैरिज करवाई यालदूज से, ठीक है। तो पहला काम इन्होंने ये किया कि इन्होंने जो यालदूज की बेटी है उनसे खुद शादी करी, ठीक है। अभी वो अपनी डॉटर की भी मैरिज करवाएंगे, उसके लिए आप रुको। तो पहली जो मैरिज थी वो ये थी कि उन्होंने यालदूज की डॉटर से खुद ही शादी कर ली, ठीक है। दूसरी जो बात थी वो थी सिस्टर, अपनी बहन की शादी उन्होंने कबाचा से करवाई, है ना। अभी हमने देखा था कि ये ट्राईपैराटाइट स्ट्रगल है ना। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने यालदूज को शांत करने के लिए क्या किया, यालदूज की बेटी से शादी कर ली, और कबाचा को शांत करने के लिए क्या किया कि अपनी जो बहन थी उसकी शादी कबाचा से करवा दी, ठीक है। और जो तीसरी शादी करी वो थी अपनी बेटी की, और अपनी बेटी की शादी उन्होंने करवा दी इल्तुतमिश से, है ना। तो इल्तुतमिश इनके घर जमाई सन इन लॉ बन गए। तो इस तरीके से उन्होंने 3 मैट्रिमोनियल अलायंसेस करी और अपनी पावर थी उसको स्ट्रॉन्ग कर लिया। उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर आपसे पूछा जाए कि किसको टाइटल मिला है लख बख्श का, तो लख बख्श बेसिकली होता है गिवर ऑफ द लैक्स, ठीक है। उन्होंने लाखों रुपए चैरिटी में दिया है, इसलिए इनको लख बख्श बोलते हैं। लख मतलब लाख और बख्श मतलब जिन्होंने बख्शीश दी है, यानी चैरिटी दिया है। तो इनका टाइटल था लख बख्श। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चरल पीसेस बनवाए, जैसे कि उन्होंने बनवाया कुवातुल इस्लाम मॉस्क, ठीक है। कुवातुल इस्लाम मॉस्क पहले एक हिंदू टेम्पल था, ठीक है। उस हिंदू टेम्पल को पूरी तरीके से ख़राब करके उसी की जगह एक मॉस्क बनाया गया, और ये बनाया गया दिल्ली में। आपको जगह भी याद रखनी है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आर्किटेक्चरल पीसेस सुन लिए और उसको ही याद कर लिया। तो जो कुवात इस्लाम मॉस्क है उन्होंने इसको दिल्ली में बनवाया। वो पहले एक टेम्पल था। तो अगर आपसे पूछे वो कौन सी बिल्डिंग है जो टेम्पल को ख़राब करके मॉस्क बनवाया गया है, तो वो था हिंदू टेम्पल, ठीक है। नेक्स्ट जो उन्होंने आर्किटेक्चरल मास्टरपीस बनवाया वो था अढ़ाई दिन का झोपड़ा। अढ़ाई दिन का झोपड़ा एक संस्कृत कॉलेज था, है ना। तो उस कॉलेज को ख़राब करके इन्होंने अढ़ाई दिन का झोपड़ा बनवाया, और ये बना अजमेर में, ठीक है।
अजमेर में इन्होंने 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया। उसके बाद इन्होंने एक सिटी बनवाई। आपको पता होगा कि मेडिएवल दिल्ली में 7 सिटीज़ हैं ना, जो दिल्ली सल्तनत के दौरान बनाई गई है। तो जो पहली जो सिटी थी जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई थी, जो 7 सिटीज़ ऑफ मेडिएवल दिल्ली में से एक थी, वो थी किला राय पिथौड़ा। ठीक है, तो इन्होंने किला राय पिथौड़ा बनवाया था और इन्होंने कुतुब मीनार का भी कंस्ट्रक्शन शुरू करवाया था। और कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन इन्होंने 1199 यानी कि 1200 से अगर आप एक हटा दो 1199 में इन्होंने शुरू करवाया था। ये पूरी नहीं करवा पाए थे। हम देखेंगे कि इल्तुतमिश बाद में कुतुब मीनार पूरा बनवाते हैं। तो कुतुब मीनार उन्होंने शुरू किया था ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के लिए। ठीक है, तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जो एक चिश्ती सेंट थे, आपको पहले पता होगा कि जो सूफ़ी के जितने भी वो आए वो अलग अलग सिलसिला थे, है ना। जैसे चिश्ती सिलसिला अगर अलग हो गया, कुबड़ाविया अलग हो गया, कलंदरिया अलग हो गया, सुहारवार्दी अलग हो गया। तो ये सिलसिले थे। ठीक है, जब हम लोग सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स पढ़ेंगे मेडिएवल इंडिया की, तो हम उसमें पढ़ेंगे कि बख्तियार काकी जो थे वो चिश्ती सेक्ट से थे। ठीक है, तो इस तरीके से हमने कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ा। लास्ट पॉइंट जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बारे में। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई 1210 में। हमने देखा कि सिर्फ 4 साल ही राज कर पाए वो यहाँ पे, और उनकी मौत भी बड़ी फ़नी तरीके से हुई। फ़नी नहीं बोल सकते, मतलब ऐसा होता नहीं आम जिंदगी में। तो पोलो खेल रहे थे तो घोड़े से गिर गए और उनकी मृत्यु हो गई, और ये हुई लाहौर में। ठीक है, लाहौर ही उनका कैपिटल था, हम पहले ही देख चुके हैं। तो लाहौर में उनकी मृत्यु हुई और पोलो खेलते हुए। तो ये भी बहुत ही कॉमनली, अब तो मेरे ख्याल से इतना कॉमन हो गया ये क्वेश्चन कि अब पूछा ही नहीं जाएगा। तो अगर पूछा जाए कि पोलो खेलते हुए किसकी मृत्यु हुई, तो वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद जो उनके इमीडिएट सक्सेसर थे वो थे आरम शाह। ठीक है, आरम शाह इमीडिएट सक्सेसर थे, पर वो ज़्यादा दिन के लिए रूल नहीं कर पाए। वो सिर्फ 8 महीनों के मेहमान थे गद्दी पर। उसके बाद उनको बाद में मार दिया गया इल्तुतमिश द्वारा। इल्तुतमिश ने मर्डर कर दिया था आरम शाह का, और अब रूल शुरू हुआ इल्तुतमिश का। अब इल्तुतमिश पे आते हैं। इल्तुतमिश बेसिकली जो थे ऐबक के टाइम पे, हम देख चुके हैं कि ऐबक ने अपनी बेटी की शादी इल्तुतमिश से कराई थी। तो इल्तुतमिश उनके सन इन लॉ बन चुके थे, इनके दामाद बन चुके थे। तो ऐबक जो पोलो खेलते खेलते इनकी मृत्यु हो गई थी, उस टाइम पे ये जो इल्तुतमिश थे ये बदायूं के गवर्नर थे। ठीक है, ऑब्वियसली गवर्नर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। गवर्नर हर, जैसे कि राजा तो ऑफकोर्स पूरे एम्पायर का राजा होता है, पर उस पूरे राज्य में छोटे छोटे जो प्रोविंसेस होते हैं उसमें अलग अलग गवर्नर्स होते हैं। तो इल्तुतमिश बदायूं का गवर्नर था उस टाइम पे। पहला पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि दिल्ली सल्तनत का रियल फाउंडर कौन है, जैसे कि रियल फाउंडर ऑफ मुस्लिम एम्पायर मोहम्मद महमूद ऑफ गजनी नहीं है बल्कि मोहम्मद घोरी हैं, उसी तरीके से रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत इन इंडिया बेसिकली इंडिया ही होगा ऑब्वियसली। तो ये थे इल्तुतमिश। कुतुबुद्दीन ऐबक नहीं बोले जाएंगे, इल्तुतमिश बोले जाएंगे। ठीक है, उसके बाद इन्होंने लाहौर को अपना कैपिटल नहीं बनाया। जैसे लाहौर हमने देखा था कि लाहौर जो था ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर का कैपिटल बनाया था क्योंकि ये कवाचा और यालदूत से अपनी टेरिटरी को बचाना चाहते थे। पर इल्तुतमिश ने अपना जो कैपिटल था वो दिल्ली बनाया। ठीक है, और इसी वजह से इनको बोलते हैं रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत, क्योंकि दिल्ली इसके बाद से इनका कैपिटल बन गया, उससे पहले लाहौर था। ठीक है, उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि इनके दौरान इन्होंने जब अपनी गद्दी संभाली तो बहुत लोग थे जो इनको अपोज कर रहे थे। जैसे कि बंगाल और बिहार में अली मर्दान खान ने अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर लिया, बंगाल और बिहार में। ठीक है, उसके अलावा और भी जगहों पे ऑपोजिशन शुरू हो गया, जैसे कि जालौर के राजपूत, रैंथमबोर, ग्वालियर, अजमेर के राजपूत, ये सब लोग अपने आप को धीरे धीरे करके इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करने लगे। जो टर्किश जो पावर थी वो धीरे धीरे रिड्यूस होने लगी। तो अब ये इल्तुतमिश के कंधों पर आ गया था कि वो किसी तरीके से अपनी पावर को फिर से बढ़ाएं। दूसरी ओर जो एक्सटर्नल जो थ्रेट था वो था ऑफकोर्स चंगेज़ खान। तो आपको याद रखना है कि चंगेज़ खान किसके कंटेम्प्रेरी हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कौन सा स्लेव डायनेस्टी का राजा है जो चंगेज़ खान का एक कंटेम्प्रेरी है, तो वो है इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश ने सबसे बढ़िया काम तो ये किया कि चंगेज़ खान
को इन्होंने इंडिया में आने नहीं दिया। पता नहीं अगर ये मंगोल अगर इंडिया में आ जाते तो पता नहीं क्या आतंक मचाते हैं। तो बेसिकली हुआ ये था कि चंगेज़ खान जो थे वो ख्वारिज़िज़्म, जो आपको याद है जो हमने अभी शुरू में पढ़ा था कि सेल्जुक के बाद ख्वारिज़िज़्म और घुरिड एम्पायर आ गए थे। जो ख्वारिज़िज़्म पूरे सेंट्रल एशिया में इन्होंने अपना पैर जमा लिया था। तो जो ख्वारिज़िज़्म का जो एक प्रिंस था वो था जलालुद्दीन, ठीक है। तो चंगेज़ खान बेसिकली जलालुद्दीन के पीछे आ रहे थे, वो उसको मारना चाहते थे। और ये जो जलालुद्दीन थे इन्होंने मदद मांगी इल्तुतमिश से। इन्होंने कहा भाई हमें छत दे दो, हमें घर दे दो, हम यहाँ पे आपके यहाँ छुप के रहना चाहते हैं। पर इल्तुतमिश बड़े स्मार्ट थे, वो उनके जाल में नहीं आए। उन्होंने मना कर दिया, भाई तुम क्यों आओगे भारत में, अगर तुम आ गए तो चंगेज़ खान तुम्हारा पीछा करते करते यहाँ तक आ जाएगा और वो हमारा भारत भी हथिया लेगा। तो एक तरीके से इल्तुतमिश ने बहुत ही समझदारी दिखाई। उन्होंने जलालुद्दीन खिलजी को इंडिया में नहीं आने दिया और इसीलिए जो चंगेज़ खान था वो सिर्फ इंडस नदी तक आया और इंडस नदी से वापस लौट गया, क्योंकि उसे लगा भाई अंदर आने का क्या फ़ायदा है, इतने बड़े लैंड मास को क्या ज़रूरत है, मंगोलों का ऑलरेडी इतना खौफ था पूरी सेंट्रल एशिया में। तो उन्होंने कहा भाई यहाँ आने का क्या मतलब है, यहाँ तो कोई है भी नहीं, कुछ रखा नहीं है। तो वो वहाँ से वापस चले गए, ठीक है। तो ये हुआ था। पहली जो चीज़ इल्तुतमिश ने अच्छी करी वो ये थी कि उन्होंने चंगेज़ खान को भारत में नहीं आने दिया, ठीक है। उसके अलावा बहुत ही सारे अलग अलग एक्सपीडिशंस हुए, जैसे कि इन्होंने मैंडोर को ऑक्यूपाई किया, ठीक है। मैंडोर के अलावा मैंडोर बेसिकली कैपिटल थी पारमार्स की, ठीक है। तो इल्तुतमिश ने पारमार्स को हराया। इन्होंने ग्वालियर, बयाना, अजमेर, नागौर के जितने भी राजपूत थे उनको हराया। रैंथमबोर को इन्होंने जीता। इन्होंने मालवा को अटैक किया। इन्होंने भीलसा और उज्जैन को इन्होंने अटैक किया। तो ये सारे जो उनके जो वॉर वाले जो उनकी जीत थी वो आप चाहो तो लिख लेना। सबसे इम्पोर्टेंट था भीलसा और उज्जैन। मालवा को भी इन्होंने और पारमार्स को इन्होंने मैंडोर में हराया था, ठीक है। तो ये मैंने लिखा नहीं है क्योंकि ये बहुत बड़ा हो जाता। तो उसके बाद जो हुआ वो ये था कि 1229 में आपको पता है कि मुस्लिमों के जो रिलीजियस लीडर होते हैं वो है खलीफ, ठीक है। खलीफों में भी अलग अलग डायनेस्टीज़ आई हैं। तो उस टाइम जो डायनेस्टी रूल कर रही थी वो थी अब्बासिड्स, और ये अब्बासिड्स का जो कैपिटल था वो था बगदाद। तो ये जो अब्बासिड खालिफ थे बगदाद के, इन्होंने इल्तुतमिश को टाइटल दिया सुल्तान आज़म, ठीक है। तो अभी हमने देखा था जो सुल्तान का टाइटल ऐबक को मिला था वो मिला था मोहम्मद घोरी के नेफ्यू के द्वारा, जो थे सुल्तान घियासुद्दीन महमूद ऑफ गुर, है ना। पर इल्तुतमिश को जो टाइटल मिला सुल्तान आज़म का वो उनको मिला अब्बासिड खलीफ से, और ये इनको मिला 1229 AD में, ठीक है। तो ये अब सुल्तान बन गए। इनको रोब ऑफ ऑनर मिला। इनको इनकी किंगशिप को खलीफ ने बोला कि ये पूरी तरीके से लीगल है, हम इनको पूरी फ्रीडम देते हैं कि ये राज करें। इल्तुतमिश के बहुत कॉन्ट्रीब्यूशंस भी हैं, ठीक है। उन्होंने सिर्फ प्लंडर नहीं किया है, उन्होंने सिर्फ डिस्ट्रॉय नहीं किया है, पर उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम भी करे। जैसे उन्होंने करेंसी सिस्टम जो था वो बहुत स्ट्रॉन्ग किया। तो इन्होंने जो करेंसी निकाली वो थी सबसे पहले तो सिल्वर टंका और फिर थी कॉपर जीतल, ठीक है। जो टंका थी वो थी सिल्वर की और जो जीतल था वो था कॉपर का। ये मैंने केमिस्ट्री के वो लिख दिए हैं शॉर्ट फॉर्म्स, केमिकल फॉर्मूलाज। उसके बाद इन्होंने कॉइन्स इशू करे। इन्होंने खुतबा पढ़वाया अपने नाम में, ठीक है। खुतबा पढ़वाना उस टाइम पे बहुत बड़ी बात होती थी। इन्होंने खुतबा पढ़वाया और उन्होंने सबसे बड़ी बात जो एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई वो थी चहलगानी। चहलगानी एक 40 लोगों का, बेसिकली आप समझ लो कि स्लेव डायनेस्टी है तो सारे स्लेव्स थे। तो इल्तुतमिश के जो 40 सबसे ज़्यादा बढ़िया स्लेव्स थे उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसको बोलते हैं चहलगानी, और इसको बोलते हैं 40, ठीक है, क्योंकि 40 थे नंबर में। उसके बाद उन्होंने सबसे बड़ा जो बढ़िया इनका जो कंट्रीब्यूशन माना जाता है वो है इक्ता सिस्टम। तो आपसे अगर पूछे कि ये इक्ता सिस्टम किसने शुरू किया था, तो इक्ता सिस्टम भी इल्तुतमिश ने ही शुरू किया था। इक्ता का ये था कि जो इक्तादार थे, जो इक्तास के मालिक, जो जिनको इक्ता का रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाता था, इनको जो भी इक्ता से जो रेवेन्यू आता था उसका कुछ पार्ट मिलता था, ठीक है, क्योंकि वो भाई ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हैं। जो भी इक्ता उनके अंडर है उसमें लॉ एंड ऑर्डर एस्टैब्लिश कर रहे हैं, वहाँ पे मिलिट्री सर्विस दे रहे हैं, तो इनको इसके जो भी रेवेन्यू आता था उसका एक पार्ट मिलता था,
ठीक है। उसके बाद ये एकता विकता के बाद आपको पता है कि कुतुब मीनार जो था, जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था बख्तियार काकी की याद में, इसको इन्होंने ख़त्म करवाया, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक तो पहले ही बहुत कम टाइम पे चल बसे थे, तो वो आधा अधूरा छूट गया था, तो इल्तुतमिश ने इसको ख़त्म करवाया, कुतुब मीनार को दिल्ली में इसको पूरा करवाया। ठीक है। अब इल्तुतमिश की डेथ हो गई 1236 एडी में, यानी कि इन्होंने कब तक रूल किया, इन्होंने 1210 से लेके 1236 तक इल्तुतमिश ने रूल किया। उससे पहले हम देख चुके हैं कि 126 से लेके 1210 तक ऐबक ने रूल किया था, तो इन्होंने 26 साल के अराउंड इन्होंने रूल किया इल्तुतमिश ने, तो इनकी डेथ हो गई 1236 में। ठीक है। इन्होंने नॉमिनेट किया था रज़िया सुल्तान को, जो इल्तुतमिश की बेटी थी, तो उन्होंने मरने से पहले रज़िया सुल्तान जो इनकी बेटी थी, इनको नॉमिनेट किया था कि मेरे मरने के बाद बेटा तू राज करना। ठीक है। पर आपको पता है कि लेडीज़ के अंदर जो नोबल्स होते हैं उनको लगता है कि उनकी तो नाक कट जाएगी अगर उनके ऊपर एक रानी बैठ गई तो जो नोबल्स थे इन्होंने इलेक्ट कर दिया रुकनुद्दीन फ़िरोज़ शाह को। ठीक है। तो ये आप देख सकते हो कि इल्तुतमिश की जो ख्वाहिश थी वो ये चाहते थे कि उनकी बेटी रज़िया सुल्तान रूल करे, पर जो नोबल्स थे, जो जेलस लोग थे, जो जेलस आदमी थे, उन्होंने ये करने नहीं दिया, उन्होंने इलेक्ट कर दिया रुकनुद्दीन फ़िरोज़ को। ठीक है। तो पर ये ज़्यादा दिन चल नहीं पाए, इनका जो पूरा रेन था ये शॉर्ट लिव था। इनको बेसिकली राजा बनाने के पीछे इनकी माँ का हाथ था। इनकी माँ थी शाह तुर्कान। ये भी पूछ लेते हैं कि शाह तुर्कान कौन थी। शाह तुर्कान बेसिकली माँ थी रुकनुद्दीन फ़िरोज़ शाह की, और वो चाहती थी कि उनका बेटा राजा बने, और इसमें उन्होंने खूब है ना वो षड्यंत्र वगैरह करे, रज़िया सुल्तान को बनने नहीं दिया। पर जिसकी किस्मत में जो होता है वो उसको मिलता है। रज़िया सुल्तान ने फिर से जब जो नोबल्स थे दिल्ली के, उन्होंने देखा कि रुकनुद्दीन फ़िरोज़ शाह एकदम फालतू लल्लू रूलर हैं, तो उन्होंने रज़िया को सपोर्ट करा। और एक बार जब रुकनुद्दीन फ़िरोज़ जब दिल्ली में नहीं थे, तो उनके एब्सेंस में रज़िया सुल्तान ने अपनी गद्दी हथिया ली और वो बन गई सुल्ताना ऑफ दिल्ली। ठीक है। तो इन्होंने ये फ़िरोज़ के एब्सेंस में किया और ये बन गई सुल्ताना ऑफ दिल्ली। और अब हम रज़िया सुल्तान के बारे में पढ़ेंगे। तो रज़िया सुल्तान आप जानते हो इकलौती ऐसी औरत है जिन्होंने दिल्ली सल्तनत में राज किया। तो इन्होंने थ्रोन असेंड किया और इनका टाइम पीरियड था 1236। ऑफ कोर्स इल्तुतमिश के मरने के तुरंत बाद तो नहीं, रुकनुद्दीन फ़िरोज़ शाह ने कुछ टाइम बीच में थ्रोन अपने पास रखा, पर इन्होंने भी 4 साल राज किया 1236 से 1240 तक। और ये बहुत ही ज़्यादा कमाल की रानी थी। इन्होंने पूरी तरीके से जितने भी मेल जो प्रैक्टिसेस होते हैं, इन्होंने सारा पर्दा सिस्टम और ये सब ख़त्म कर दिया। ये पूरी आदमियों की तरह ये पोशाक पहनती थी, वॉर्स में जाती थी, जस्टिस ओपन कोर्ट में देती थी। इन्होंने छुपने छुपाने की जो सारी जो फालतू की परंपराएं थी वो सारे ख़त्म कर दिए थे। पर ऐसा देख के ऑफ कोर्स जो उनके नीचे जो आदमी थे उनको नहीं अच्छा लग रहा होगा, उनको लग रहा होगा कि ये औरत हमारे ऊपर आके बैठ गई। तो अब क्या था, बेसिकली जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि रज़िया सुल्तान एक एबिसिनियन से बहुत ही ज़्यादा खुश थी। उस एबिसिनियन का नाम था जलालुद्दीन याकूत। ठीक है। जलालुद्दीन याकूत, एबिसिनियन मतलब आज का इथियोपिया, है ना। तो ये इथियोपिया से आए हुए थे ये जलालुद्दीन याकूत। तो रज़िया सुल्तान ये जो याकूत के, ये शायद इनका बहुत अच्छा इनकी वेवलेंथ मैच हो गई और ये इनके फेवरेट बन गए ये वाले स्लेव, है ना। तो चहलगानी को ये बात पसंद नहीं आई, क्योंकि चहलगानी से सारे टर्किश पीपल थे और चहलगानी बनाई इल्तुतमिश ने थे। तो ये चहलगानी को अच्छा नहीं लगा कि ये भाई एबिसिनियन आके ये कैसे रज़िया सुल्तान का फेवरेट बन गया। तो इस तरीके से क्या हुआ कि षड्यंत्र शुरू हो गए और लोगों ने ये बात फैला दी कि रज़िया सुल्तान का याकूत के साथ कुछ अवैध संबंध है। और ये हमें जो कहानी है ये हमें पता चली है इब्न बतूता के थ्रू। ये बेसिकली इब्न बतूता ने अपनी किताब में लिखा है कि ऐसा रूमर था कि रज़िया सुल्तान और याकूत के बीच में कुछ चल रहा था। तो इस वजह से जो नोबल्स थे इन्होंने षड्यंत्र करना शुरू कर दिया सुल्तान रज़िया सुल्ताना के अगेंस्ट। और जो सबसे इम्पोर्टेंट जो ऐसे षड्यंत्र करने वाले जो आदमी थे वो थे अल्तुनिया, और ये सिरहिंद के गवर्नर थे। ठीक है। इन्होंने रज़िया सुल्तान को हराया। इन्होंने फिर जो दिल्ली सुल्तान की गद्दी थी ये लेने ही वाले थे, तो फिर रज़िया सुल्तान ने अपना दिमाग चलाया। इन्होंने अल्तुनिया से शादी कर ली। उन्होंने बोला कि अगर मैं तुम्हारी बीवी होंगी तो एक तरीके से तुम भी दिल्ली पर राज करोगे। और जैसे ही ये दिल्ली की तरफ जा रही थी, पर रास्ते में इनको कैथल
हरियाणा में इनका मर्डर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से रज़िया सुल्तान की कहानी यहाँ पे समाप्त हो गई। एक जो बहुत ही अच्छी जो लीडर बन सकती थी, उनको लीडर बनने नहीं दिया गया क्योंकि उनसे लोग जेलस थे। आज के टाइम पे भी ऐसा होता है, बहुत ही कॉमन चीज़ है, लोग जेलस होते हैं तो बड़े से बड़े आदमी को नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। रज़िया सुल्तान के बाद छोटे छोटे राजा आए, जैसे कि बैराम शाह है, मसूद शाह है। बैराम शाह के बारे में ये इंपॉर्टेंट बात है, एक तो इन्होंने सिर्फ 2 साल राज किया और दूसरी बात ये कि उन्होंने एक नई पोस्ट शुरू करी, नाइब ममलिकात। ठीक है, नाइब ममलिकात ये पोस्ट इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि एक तरीके से पीएम की पोस्ट थी, और बाद में हम जब बलबन आएगा, बलबन में हमें पता चलेगा कि नाइब ममलिकात एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्ट बन चुकी थी। बैराम शाह के बाद मसूद शाह है। मसूद शाह ने भी कुछ खास उखाड़ा नहीं। ठीक है, मसूद शाह के बाद जो आए वो थे नसीरुद्दीन महमूद, और नसीरुद्दीन महमूद ने रूल किया 1246 से लेकर 1266 तक। तो इन्होंने भी 20 साल रूल करा, इनका भी बहुत अच्छा टाइम था। और ये नसीरुद्दीन महमूद शाह जो थे ये सन थे इल्तुतमिश के, है ना, इल्तुतमिश के सन थे। और इनके टाइम पे जो पीएम थे वो थे बलबन। पीएम यानी कि नाइब ममलिकात, जो पोस्ट बैराम शाह ने शुरू करी थी, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इनका जो रियल नाम था ये था, इनको जो टाइटल मिला नसीरुद्दीन महमूद शाह से वो था उलूग खान, नाम था इनका बलबन। ठीक है, बलबन ने क्या करा, अपनी बेटी की शादी करवा दी नसीरुद्दीन महमूद शाह से। ऑफ कोर्स शादियाँ हम देख चुके थे, शादियाँ कितनी इंपॉर्टेंट होती थी पहले, शादियाँ करा के लोग अपनी पावर को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लेते थे। तो इस तरीके से बलबन ने, जो कि अपने आप को ग्रेट खान, उलूग खान बोलते थे, इन्होंने अपनी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करा। पर एक इंसान था इमादुद्दीन रेहान। ठीक है, इमादुद्दीन रेहान जो थे ये इंडियन मुस्लिम थे। इन्होंने कुछ कॉन्स्पिरेसीज रचाई और इन्होंने बलबन को नाइब ममलिकात की पोस्ट से हटा दिया। पर बलबन को आप जानते हो, बाद में तो ये राजा बनेंगी। इन्होंने ये जो रेहान था इसके अगेंस्ट फिर से कॉन्स्पिरेसी करी और इसको मार गिराया, है ना। तो इसकी पोस्ट चली गई, बलबन वापस अपनी पोस्ट पे आ गए। और नसीरुद्दीन महमूद शाह के बारे में हम बात करें तो नसीरुद्दीन महमूद शाह के बारे में एक किताब भी लिखी गई जो थी तबकाते नसीरी। तो ये जो तबकाते नसीरी है ये नसीरुद्दीन के बारे में ही मिनाज उस सिराज ने लिखी है। ठीक है, मैंने अभी बोला कि मैंने जो सोर्सेस चैप्टर है वो मैंने छुड़वा दिया है। तो सोर्सेज जब हम पढ़ेंगे तो अगर दिल्ली सल्तनत के बारे में हम पढ़ेंगे तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है तबकाते नसीरी। ये मिनाजुल सिराज ने लिखी थी। नसीरी इसलिए क्योंकि ये नज़ीरुद्दीन महमूद के लाइफ के ऊपर है, उनके लाइफ के ऊपर है। ठीक है, तो फिर बात आई कि नज़रुद्दीन महमूद को बाद में जहर दे के मार दिया गया। और ये इब्न बतूता और इसामी बताते हैं। इसामी जो थे बेसिकली ये बहामनी किंगडम, जब हम आगे पढ़ेंगे तो बहामनी किंगडम के बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्टोरियन थे। ठीक है, तो ये जो पॉइज़न की बात है, इन्होंने बोला कि बलबन ने, जिन्होंने अपनी बेटी की शादी खुद ही नज़रुद्दीन महमूद से कराई थी, उन्होंने नज़रुद्दीन महमूद को यानी अपने दामाद को ही पॉइज़न दे के मार दिया। अब ये सच है कितना झूठ है ये तो हम नहीं बता सकते, पर इनकी जो बात इन्होंने कही है वो यही है इब्न बतूता और इसामी ने, कि बलबन ने राजा बनने के लिए अपने ही दामाद को मार दिया पॉइज़न दे के। अब स्लेव डायनेस्टी के जो आखिरी रूलर, आखिरी तो नहीं पर आखिरी सिग्निफिकेंट रूलर जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है बलबन। बलबन ने भी 20 साल राज करा, आप देख सकते हो 1246 से 1266। 1246 हम लोग देख चुके हैं, 1266 से 1286, सॉरी ये गलत हो गया, 1266 से 1286 तक बलबन ने राज किया। 1246 से 1266 तो हम देख चुके थे कि नज़रुद्दीन महमूद ने राज किया था, तो ये हम देख चुके हैं, है ना। तो बलबन ने राज किया 1266 से 1286 तक। बलबन का असली नाम था बहाउद्दीन, इनको टाइटल दिया था उलूग खान, है ना, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। बलबन ने बहुत ज़्यादा सेंट्रलाइजेशन किया। सेंट्रलाइजेशन मतलब इल्तुतमिश ने क्या किया था, इन्होंने चहलगानी बनाई थी, यानी कि 40 लोगों का ग्रुप बनाया था जो डिफरेंट काम देखते थे, सबसे ज़्यादा उनके ट्रस्टेड नोबल्स थे। पर बलबन को पसंद नहीं था कि वो अपनी पावर किसी को भी दें, इसलिए इन्होंने चहलगानी को डिसॉल्व कर दिया। इन्होंने कहा हमें कोई चहलगानी फैलगानी नहीं चाहिए, हमें सेंट्रलाइजेशन चाहिए, यानी कि सारे पावर्स मुझे अपने हाथों में चाहिए। ठीक है, बलबन चाहते थे कि वो बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हो, उनको लोग बहुत ज़्यादा माने, इसीलिए इन्होंने एक ईरानियन लेजेंड था अफरासियाब,
ठीक है। तो इन्होंने बोला कि मैं तो अफरासियाब की लाइन से आता हूँ, मैं उनका सक्सेसर हूँ, उनका डिसेंडेंट हूँ। क्योंकि अफरासियाब एक बहुत ही बड़ा नाम था, तो उन्होंने सोचा कि अगर वो अपने नाम को अफरासियाब से जोड़ देंगे तो इनको बहुत ही ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिलेगी। तो अगर आपसे बोले कि किस इंसान ने, किस दिल्ली सुल्तान ने अपने आप को ईरानियन अफरासियाब के साथ जोड़ा था, वो थे बलबन। दूसरी बात ये कि इन्होंने टर्किश नोबिलिटी के लिए ये एक तरीके से चैम्पियन बन गए। अभी हमने देखा था कि टर्किश नोबिलिटी धीरे धीरे नीचे जा रही थी, डिक्लाइन पे जा रही थी, क्योंकि रज़िया सुल्तान जैसे रूलर्स ने टर्क्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी। उन्होंने जो दूसरे इंडियन मुस्लिम्स भी आए उनके राज में अबिसिनियन भी आए, तो इस तरीके से दूसरे जगहों के लोग भी फेमस होते जा रहे थे, या दूसरे रिलीजन के लोग। पर बलबन को ये पसंद नहीं थी बात, वो चाहते थे कि सिर्फ टर्किश नोबिलिटी जो थी वो आगे बढ़े, इसलिए इन्होंने टर्किश नोबिलिटी के ही लोगों को इम्पॉर्टेंट पोस्ट दी। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है बलबन के बारे में, ये कि उन्होंने एक डिवाइन थ्योरी दी। डिवाइन थ्योरी का मतलब ये है कि ये अपने आप को भगवान की परछाई समझते थे, गॉड्स शैडो। तो ये आप समझते हो ये डिवाइन थ्योरी है। इन्होंने ही शुरू किया कि राजा को भगवान से जोड़ने की जो प्रथा है ये बलबन ने ही शुरू की थी। ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन्होंने काफ़ी सारी ईरानियन प्रैक्टिसेस शुरू करी। ईरानियन प्रैक्टिसेस जैसे पाइबोस। पाइबोस क्या होता है, एक तरीके से पूरी तरीके से अपने पेट के बल लेट जाना राजा के सामने, प्रोस्ट्रेशन बोलते हैं। ठीक है, अपने हाथ जोड़ के पूरी तरीके से अपनी बॉडी को सीधी करके लेट जाना पेट के बल। ठीक है। सजदा जो होता है, मोनार्क की जो फीट होती है, जो राजा के जो चरण होते हैं उसको किस करना, उसे सजदा बोलते हैं। ये ईरानियन प्रैक्टिसेस थी, पर्शियन प्रैक्टिसेस थी, एक तरीके एटिकेट्स थे। जैसे हम लोग पैर झुक के छूते हैं, वो हमारे संस्कार है, उसी तरीके से पर्शिया में, ईरान में ये संस्कार होते थे। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पर्शिया की प्रैक्टिस थी वो थी नौरूज़, यानी कि राजा का जो जन्मदिन होता था उसको 9 दिन मनाया जाता था, उसे नौरोज़ मनाया जाता था। ठीक है। तो नौरोज़ भी पर्शियन प्रैक्टिस है। उसके अलावा अभी मैंने बताया कि बलबन नहीं चाहते थे कि उनकी पावर को कोई भी चैलेंज करे, इसलिए जितने भी ऐसे लोग थे उनके एम्पायर में जिनके बारे में उन्हें लगता था कि आगे चलकर मेरे लिए खतरा हो सकते हैं, उन सबको उन्होंने मरवा दिया। बाद में यही उनको लगेगा कि उन्होंने अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार ली। इन्होंने क्या करा, शेर खान जो उनके कज़न थे उनको भी पॉइजन करा दिया। कुल्हाड़ी इसलिए मार दी क्योंकि बलबन के मरने के सिर्फ 4 साल के अंदर स्लेव डायनेस्टी पूरी तरीके से ख़त्म हो गई। रीज़न ये था कि बलबन ने जितने भी टैलेंटेड लोग थे उन सबको मरवा दिया था, इसलिए उनके मरने के बाद स्लेव डायनेस्टी को चलाए रखने वाला इंसान कोई था ही नहीं। तो एक एग्जाम्पल यहाँ पे जो दिया है मारने के लिए, वो थे कज़न उनके शेर खान। उसके अलावा बलबन ने शुरू किया दीवाने अर्ज़। ठीक है। दीवाने अर्ज़ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि दीवाने अर्ज़ यानी कि आर्मी, बलबन चाहते थे कि उनकी आर्मी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। तो अर्ज़ जो है ये आर्मी ही होती है, और इसके जो लीडर थे वो थे अरीज़ मामलिक। ठीक है। अगर आप लोग प्रोफेसरशिप के लिए पढ़ रहे हो या आप लोग यूजीसी नेट के लिए पढ़ रहे हो, तो एक इसमें यूनिट आएगी एडमिनिस्ट्रेशन, है ना। तो जब हम एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ेंगे तो हम दीवाने अर्ज़, दीवाने खैरात, जितनी भी ऐसी जो डिपार्टमेंट्स बने थे उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो अभी फ़िलहाल बलबन का अगर पूछा जाए कि इन्होंने कौन सा डिपार्टमेंट बनाया था, तो वो था दीवाने अर्ज़, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ आर्मी। ठीक है। इन्होंने बरीद भी बहुत ज़्यादा यूज़ करे। बरीद बेसिकली थे स्पाइज, है ना, जासूसों का इस्तेमाल ये बहुत करते थे। ये पता रखते थे कि उनके खिलाफ़ कोई कुछ बोल तो नहीं रहा है, और जैसे उसे मालूम पड़ता था कि कोई उनके खिलाफ़ कुछ बोल रहा है तो ये उसको मौत के घाट उतार देते थे। तो बरीद इनके जो एम्पायर में थे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते थे, जो स्पाइस थे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखते थे। इवन अपने बेटों के ऊपर भी ये सर्वेलेंस रखते थे कि इनके जो बेटे हैं वो भी कहीं इनके खिलाफ़ तो कुछ नहीं प्लान कर रहे हैं। उसके बाद ये जस्टिस में भी बहुत अच्छे थे, ये जस्टिस देना चाहते थे। एक बार क्या हुआ कि 2 गवर्नर्स, अवध का गवर्नर और बदायूं के गवर्नर, इन दोनों गवर्नर्स के जो पिता थे, जो फादर्स थे, इन लोगों ने कुछ किया था, पर बलबन ने ये भी ध्यान नहीं रखा कि ये लोग इतने बड़े बड़े आदमी हैं, इन्होंने इनके खिलाफ भी डिसीजन दिया और इनको पनिश किया। तो इस तरीके से देखा जाए तो एक तरीके से बलबन ने अपने आप को ये दिखाया कि मैं बहुत ही
जस्टिस करता हूँ, मैं एक नॉन बायस्ड रूलर हूँ, मैं किसी के खिलाफ भी डिसीजन ले सकता हूँ। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बलबन ने कौन सी गवर्नर्स के फादर्स के खिलाफ डिसीजन लिए, तो वो थे अवध और बदायूं के खिलाफ, है ना। तो बदायूं, आपको ये बदायूं से ये याद रहना चाहिए कि इल्तुतमिश जब गवर्नर थे तो वो बदायूं के गवर्नर थे, ठीक है। बलबन के टाइम पे उनका एक फेवरेट स्लेव था, वो था तुगरिल, ठीक है। तुगरिल खान ने बंगाल में बलबन के ही खिलाफ उन्होंने रिवोल्ट कर दिया था, रिबेल कर दिया था 1279 में। बलबन को इसे सप्रेस करना पड़ा था। तो अगर ये पूछा जाए कि तुगरिल खान ने किसके टाइम के दौरान, किसके शासनकाल के दौरान रिवोल्ट किया था, तो वो किया था बलबन के टाइम पे, क्योंकि बलबन के फेवरेट स्लेव थे, ठीक है। बलबन के लिए ही बोला जाता है कि उन्होंने पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन शुरू किया था। बलबन की पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन बहुत ही ज़्यादा फेमस है। तो पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन या फिर सेंट्रलाइजेशन, या अगर डिवाइन थ्योरी ऑफ किंगशिप पूछा जाए, ये सारी चीज़ें हैं बलबन से रिलेटेड, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ ये है कि ऑफकोर्स हमें पता है कि इल्तुतमिश के टाइम से ही मंगोल्स ने आतंक मचा के रखा था। वो बार बार इंडियन लैंडमास पे अटैक करते थे। तो बलबन ने अपने बेटे प्रिंस महमूद को भेजा था, ठीक है, मंगोल से लड़ाई करने के लिए, उनको टक्कर देने के लिए। पर मंगोल से लड़ते लड़ते जो उनका बेटा था प्रिंस महमूद, ये मोहम्मद, बेसिकली प्रिंस मोहम्मद जो था, उनकी डेथ हो गई, और इसीलिए इनको शहीद का दर्जा दिया जाता है, क्योंकि वो मंगोलों से लड़ते लड़ते मारे गए थे। और बलबन के टाइम पर ही वो बलबन जो थे वो बहुत ही ज़्यादा जो लिटरेरी लोग होते थे उनको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते थे, उनकी बहुत ज़्यादा कदर करते थे। और बलबन के टाइम पे पोएट जो आमिर खुसरो थे वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे। तो अगर आपसे ये भी पूछा जाए कि आमिर खुसरो किसके कंटेम्प्रेरी थे, तो आमिर खुसरो हम अलाउद्दीन खिलजी से रिलेटेड तो जानते हैं। आगे जब हम खिलजी डायनेस्टी पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि पोएट जो आमिर खुसरो थे वो अलाउद्दीन खिलजी के वो थे, कंटेम्प्रेरी थे। उसके अलावा आपको ये भी याद रखना है कि आमिर खुसरो बलबन के टाइम पर भी थे, ठीक है। अब बलबन के बाद दो रूलर्स आए, एक तो काइकुबान, ये ज़्यादा दिन नहीं रूल करवाए, ठीक है। बलबन का टाइम पीरियड चला 1266 से 1286 तक, है ना। और स्लेव डायनेस्टी चली 1286 से 1290 तक, यानी कि सिर्फ 4 साल स्लेव डायनेस्टी चली बलबन की मौत के बाद। तो इसमें राज किया काइकुबान ने, और लास्ट में था कायमूर्स के बारे में। ये जो कायमूर्स था ये लास्ट था, और इसको मार दिया था जलालुद्दीन खिलजी ने। जलालुद्दीन खिलजी जो कि समाना के गवर्नर थे, इन्होंने बलबन के साथ उनके काफ़ी सारे दुश्मनों के ख़िलाफ़, मंगोलों के ख़िलाफ़ इन्होंने बैटल्स लड़ी थी। पर जब उन्होंने देखा बलबन की मौत के बाद कोई भी बढ़िया राजा नहीं है, जलालुद्दीन खिलजी ने अपने लिए ही सारी पावर्स हथिया ली और ये दिल्ली सुल्तान बन गए, ठीक है। दिल्ली सुल्तान बनने के बाद जलालुद्दीन ने क्या क्या किया ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। स्लेव डायनेस्टी हमने पूरी तरीके से डिस्कस कर ली, जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे मैंने सब डिस्कस कर लिए। ये मेरे यूजीसी नेट के दौरान बनाए हुए नोट्स हैं, तो आई होप आपको इनसे फ़ायदा मिलेगा। और सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, बाय बाय।